आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल।
आदरणीय आज की मुख्य अतिथि चंबा विधानसभा के माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी, प्रधान पंचायत जटकरी अंजना देवी जी, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी श्री ओम प्रकाश जी, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य गण, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डॉक्टर प्रमोद शाह जी, एसडीएससीओ चंबा डॉक्टर विकास कपूर जी, डीडीएम नबार्ड श्री साहिल सर जी, बीपीएम जायका श्री बाबर सर जी और यहाँ उपस्थित कृषि उपज मंडी समिति चंबा के सेक्रेटरी डॉक्टर भानु प्रताप जी, यहाँ उपस्थित सभी किसान भाई बहन, आप सभी का आज के इस प्रशिक्षण शिविर में और मिलेट फूड फेस्टिवल में कृषि विभाग और कृषि उपज मंडी समिति की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर विकास कपूर सर को कि वे आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी को टोपी और डॉक्टर बाबर जी को कि वे उन्हें मोमेंटो और हमारे कृषि उपज मंडी समिति के सेक्रेटरी जी से कि उन्हें गिफ्ट देकर सम्मानित करें। धन्यवाद। एक हमारी मिलेट ट्रस्ट की टीम की तरफ से हमारे आज के मुख्य सम्मानित करें। धन्यवाद सर। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी बाबर सर से कि वह हमारे जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी श्री ओम प्रकाश जी को टोपी पहनाकर सम्मानित करें। बाबर सर। मैं तो बोल रहा हूँ कौन सी हो रही है वो तो हो ही रही है ना, वो तो एफटी का केस है, उसमें जो समय लगना दूसरी कौन सी तो आप बताओ ना, मैंने क्या करना क्या चाहिए। जटकरी पंचायत प्रधान को टोपी व शाल पहनाकर सम्मानित करें। मैडम शाह प्लीज। 3 या 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर कहाँ से निकालनी? ये आ गया था, कल निकला हुआ है जहाँ से हम आए ना, ये तो बनी हुई है, ये तो साथ से आगे से टर्न लेना नहीं, पहले भी आप इधर आए थे यार, मेरी बात नहीं। धन्यवाद। निवेदन करना चाहूंगी कृषि उपज मंडी समिति चंबा के सचिव डॉक्टर भानु प्रताप जी से कि वे यहाँ आए और यहाँ उपस्थित सभी को कृषि उपज मंडी समिति के में चल रही गतिविधियों के बारे में किसानों को बताएं और यहाँ उपस्थित सभी का स्वागत करें। डॉक्टर भानु प्रताप जी। सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे स्थानीय विधायक श्री नीरज नैयर जी का, श्री ओम प्रकाश जी का, और जितने भी मंचासीन में नाम भूल रहा हूँ सब मेरे को क्षमा करना, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डॉक्टर प्रमोद शाह, डॉक्टर विकास कपूर एसडीएससीओ चंबा, डीडीएम नबार्ड साहिल स्वांगला जी, केवीके के साइंटिस्ट डॉक्टर सुशील जी, बीपीएम जायका डॉक्टर बाबर सर और कृषि विभाग से भवानी जी, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से विधायक महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल निकाल के जो है वो
हमारे लिए वक्त निकाला, जटकरी की जनता के लिए वक्त निकाला। साथ में प्रधान जी का भी बहुत मैं धन्यवाद करूंगा, उन्होंने हमारे एक शॉर्ट नोटिस और शॉर्ट रिक्वेस्ट के ऊपर जो है उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा कार्यक्रम की व्यवस्था की है। इसी कड़ी को आगे जारी रखते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर उपज मंडी समिति जो है वो कृषि के विपणन में, मतलब कृषि के जो आपका उपज है उसके मूल्य के संवर्धन के लिए जो है वो यहाँ पे एपीएमसी में चंबा में कार्यरत है। आप जिस तरह की भी उपज जो है कृषि से लेते हैं उसके मूल्य का संवर्धन, आप किसानों को उसका उचित मूल्य का प्रबंधन करना जो है वो कृषि उपज समिति का जो है वो दायित्व होता है, कर्तव्य भी होता है, और हम उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। हमारा यहाँ पे आपको आने का उद्देश्य ये है कि एक तो यहाँ पे लेबर के लिए कार्य थोड़ा कम है, तो हमारी जो निर्भरता है लोगों की वो लगभग कृषि के ऊपर है। यहाँ से शहर दूर है तो किसी तरह की एम्प्लॉयमेंट्स जो है वो थोड़ी कम है। तो हमारा जो आपके लिए ये रिक्वेस्ट रहेगी, यहाँ के जो लोकल लोग हैं, कृषि, बागवानी और एनिमल हस्बेंड्री के जो डिपार्टमेंट के सारे डॉक्टर्स जो सारे, तो अगर कृषि और इसके बारे में किसी अन्य जानकारी के अगर आपने कुछ उनसे पूछना है तो हम एक टेक्निकल थोड़े आधे घंटे का 15-20 मिनट का एक टेक्निकल सेशन रखेंगे, तो आप अपने विचार जो है वो कृषि अधिकारियों के साथ साझा कर सकते हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर भवानी से कि वो आगे का मंच संचालन करें। थैंक यू। आते हुए सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगी अब डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर डॉक्टर प्रमोद शाह जी से कि वे हॉर्टिकल्चर की जो भी गतिविधियां और जो भी मतलब सब स्कीम्स चली हैं वो आपको उसके बारे में अवगत करवाएं। और मेरा निवेदन रहेगा जो पिछली साइड जो सारे लोग बैठे हैं वो इस साइड आ जाएं। धन्यवाद। मुख्य अतिथि यहाँ के हमारे लोकप्रिय एमएलए साहब नीरज नैयर जी का यहाँ पधारने पर हमारा स्वागत करते हैं। साथ में उनके साथ ओम प्रकाश जी जो कांग्रेस के सेक्रेटरीज हैं, और अन्य यहाँ के स्थानीय प्रधान मैडम अंजना जी, और साथ में मेरे विभाग, और साथ में जो दूसरे मेरे अन्य विभाग जिसमें एग्रीकल्चर के हमारे डॉक्टर कपूर, डीडीएम से हमारे स्वांगरे जी, और साथ में जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, आप सबका यहाँ पे आने का धन्यवाद, स्वागत। जैसे कि मेरा विधायक साहब से आने पर यहाँ, जैसे मैं पहले भी कई बार यहाँ आया हूँ, कोलकाता का हमने सर यहाँ कई बार विजिट किया है। क्योंकि सर मुझे जब पहली बार मैं कोलकाता गया था तो हमने विभाग की एक जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्लान स्कीम के तहत हमने एक क्लस्टर का एक कमेटी तैयार की थी। सभी कुछ वहाँ पे मैं फाइनल स्टेज पे होने के बाद, सर भी को याद होगा, आपको मिले भी थे मुझे जब आ रहे थे, डीपीआर भी बन गई थी, पैसा भी आ गया था, परंतु आपसी कुछ ऐसे मतभेद की वजह से वो कमेटी का चालन ना कर पाने की वजह से वो पैसा वापस करना पड़ा। कहने को मेरे लिए बड़ा, मतलब मैं दो शब्द में कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे लोग कमिटेड करके अगर एप्पल के ऊपर आ जाते हैं तो मुझे लगता कि जितनी भी यहाँ की प्रॉब्लम है, जितनी भी आप समस्याएं यहाँ की है, वो समस्याएं 10 साल में खत्म हो सकती है। इस साल से आदमी अगर जितने बाग यहाँ के किसान हैं वो सेब के ऊपर आ जाए, तो मैं चंबा का रहने वाला हूँ, मैं यहीं रहूँगा। आप में से कभी भी पूछ सकते हैं कि ये क्या हुआ कि आपने करने के बाद हम फेलियर हुए, क्योंकि इतने साल मुझे यहाँ अपना काम करते हो गए। मैं उपनिर्देशक के पद पे पहुँचा हूँ तो मैंने काफ़ी स्टेजेस तक ये काम किए हॉर्टिकल्चर के। अगर कोई यहाँ पे बागवानी का कार्य करता है और उसे बागवानी में फेलियर मिलता है तो वो मैं सीधा उसके लिए जवाबदेही रहेगी मेरी। परंतु मुझे इसको देखते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ एक इंच जमीन पे एक इंच पे सिर्फ मक्की है। ये बहुत ही निराशा वाली बात है। हमारे हिमाचल का जो बैकबोन अगर कोई हमारी आर्थिकी को मजबूत कर रहा है तो वो सेब है। ये बात बताने के लिए आप लोगों को मुझे लगता है जरूरत नहीं होनी चाहिए। इतने सालों के बाद भी अगर मैं बताऊं कि सेब की आर्थिकी से ही हमारा हिमाचल सुदृढ़ हुआ है और आगे भी रहेगा, तो ये शायद आप नहीं जानते होंगे, तो ये बड़ी लेट लतीफ वाली बात है। तो सेब का कारोबार अगर हिमाचल की आर्थिकी को स्टैंड कर सकता है तो क्या कोलका जटकरी का पंचायत क्या अपनी पंचायत को स्ट्रेंथन नहीं कर पाएगा? तो ये आपको सोचना पड़ेगा। सेब की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि एक अच्छा खासा विभाग जिसे कि उद्यान विभाग कहते हैं वो जिला में कार्यरत है। हर एक विभाग की तरह इस विभाग में भी बागवानों किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं आती हैं। मेरा ये भी दायित्व रहेगा कि एमएलए साहब के सामने मैं ये आपको कुछ एक स्कीम्स के बारे में आपसे अवगत करवाना चाहता हूँ कि आप उस स्कीम्स के तहत संपर्क करें और
क्योंकि बहुत सारे ऐसे फार्मर बागवान हैं जिन्हें तकनीकी सहायता के बिना वो सीधे इसके बागवानी पे नहीं आ सकते। तो जितने लोग आप आए हैं, सदर विधायक से भी आपकी बहुत सारी आशाएं होंगी। तो मुझे ये श्योर है कि विधायक साहब भी 100% लोगों की समस्याओं का हल नहीं कर सकते। सिर्फ आप लोग मिलजुल के बागवानी कृषि के ऊपर अगर आप अपनी निर्भरता को और आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से काम करेंगे, तो विधायक साहब भी जब यहाँ आएंगे तो उन्हें भी खुशी होगी कि ये इतना डेवलप हो गया है हमारा इलाका। तो ये डेवलपमेंट जो होगी किसी एक आदमी के से जरिए से नहीं होती है, हम सबको आगे आना पड़ता है। तो मेरा सीधा मैं आपकी योजनाओं पे आता हूँ। आपके लिए उद्यान विभाग का एक कार्यालय जो कि सिरोल में उपनिर्देशक जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ के मैं कार्यरत हूँ। एक विभाग में एक खंड में एक उद्यान विकास अधिकारी का पद भी रहता है जो कि महिला में आपका सेंटर पॉइंट है। जहाँ तक विभागीय स्कीम की बात है, तो क्योंकि ये विभाग उद्यान से है तो कोई भी फल पौधे, उसके साथ में लगने वाले आपके मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन और साथ में फूलों की खेती, या कोई आजकल ये चला हुआ है हमारा एरोमेटिक प्लांट, सुगंधित फूलों की खेती, इसके साथ उसके लगने वाले पौधे, इनको कोई भी अगर किसी तरह का सपोर्ट करना है तो विभाग ही करेगा। शुरू में जैसे किसी लोगों ने अगर बागवानी करनी है तो हमारे पास वो संपर्क करे, क्योंकि बागवानी में तकनीकी सहायता देना ही पहला सबसे बड़ा हमारा रोल है। किसी को सब्सिडी 1 बीघा पर मैंने 4-5 हज़ार दे दी, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। उसको यहाँ पे लगने वाला कौन सा फल है जो उपयुक्त है, कौन सी वैरायटी है जो ठीक रहेगी, कैप का क्या काम करना है, अगर ये कार्य भी मैं बताने में सफल रहूँ तो उसके साथ साथ अन्य योजनाएं जुड़ती जाती हैं। योजनाओं की बात करें तो जब आप पेड़ लगा लेंगे तो पेड़ को सिंचाई भी करनी पड़ेगी। उसको अगर आप बूंद बूंद सिंचाई का कोई यूनिट या कोई इकाई लगाना चाहते हैं, ड्रिप इरीगेशन कहते हैं, जैसे कि आपने एग्रीकल्चर में स्प्रिंकलर लगाते हैं, हमारे यहाँ ड्रिप इरीगेशन लगती है, हम उसमें 80% अनुदान आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। सेब जब लग जाएगा, फ्रूट लग जाएगा, उसके ऊपर अगर मौसमी आपदा से बचाने के लिए अगर आपको वहाँ से जैसे आपके हमारा ओलावृष्टि होती है उसको बचाने के लिए किसी को अगर ओलावृष्टि का नेट चाहिए तो उसके ऊपर भी हम 80% सब्सिडी आपको मुहैया करवाएंगे। किसी को अगर अपने खेतों में ग्रीन हाउस लगाना है, पॉली हाउस का काम करना है, उसके भी विभाग 80% तक आपको सब्सिडी देगा। ये तो वो बातें हैं जो अनुदान से जुड़ी है। अनुदान के साथ काम करेंगे तो काम में सफलता नहीं मिलेगी। अनुदान सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट है आप अपनी जगह की वैल्यू को समझें। अगर आपको लगता है कि इतने सालों से मक्की लगाने के बाद भी हम उसी स्थान पे हैं जहां से चले थे, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कोई ना कोई वजह तो है हमारे काम में जिससे हम वो चीज नहीं कर पाए जो बाकी लोग कर रहे हैं। सड़क की जरूरत होती है आम आदमी के लिए, वो सड़क यहाँ पहुंची हुई है। वातावरण, यहाँ का वायुमंडल, यहाँ का जो भगवान की देन है, सेब के लिए उपयुक्त है। अगर ये सब होते हुए भी हम ये नहीं करेंगे, ये एरिया का जो वो है, क्या ये नॉर्थ वेस्टर्न एस्पेक्ट है, क्या है इसका एस्पेक्ट? जैसे विधायक साहब ने मुझे कहा कि इनका कंसेप्ट लिए हम आगे आए लोग सेब के लिए पर्टिकुलर, तो क्या ये जो इनका एस्पेक्ट है, जो दिशा है, जो हमारे लिए सेब या जो हमारा टेम्परेट फ्रूट जिसे हम कहते हैं कि शीतोष्ण फलों के लिए क्या उपयुक्त है, तो मैं विधायक साहब कह देता हूँ कि ये बिल्कुल उपयुक्त है। हमारा इस हाइट पे जो 1800-1900 मीटर हाइट पे हमारा जो एस्पेक्ट होना चाहिए वो हमारा सर नॉर्थ ईस्टर्न होना चाहिए, कि अगर हमारा सूरज की जो पहली लाइट पड़ती है और उसके बाद वो घूमता हुआ हमारा ईस्ट में, वो ईस्ट के बाद वो नॉर्थ में होता हो जाए, तो ये डेफिनेटली आपका एस्पेक्ट जो क्वेश्चन है सर, ये बिल्कुल यहाँ फेवरेबल है। और यहाँ पे सेब की मैं पहले गारंटी ले चुका हूँ कि अगर आप लगाते हैं और पर आपको काम करना पड़ेगा दिशा निर्देशों में। अगर एक मुझे अभी अमरो जी मिले थे, कोई से 40 प्लांट लगाए, काफी देर में उनके साथ घूमता रहा, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इसके ऊपर कटिंग वगैरह की है? वो कहते नहीं, जैसे लगाए थे वैसे मैं लगा दिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि सेब का पेड़ अगर आपने 2.5 फुट के ऊपर नहीं काटा है लगाने के बाद, तो वो पेड़ कभी भी ब्रांचेज नहीं बनेगी, शाखाएं नहीं बनेंगी, तो फ्रूट कैसे लगेगा? आप मुझे बताइए। कभी ऐसा हो सकता है कि सेब का पेड़ सिर्फ डंडे की तरह खड़ा हो जाए, तो कहाँ सेब लगेगा? उन्होंने एक ही गलती हुई उनसे, या उनको बताया नहीं गया कि जैसे पेड़ लगाया था उसको, जैसे हमारा ये घुटना जहाँ पे टच करता है उसके ऊपर हमने कट मारना पड़ता है। उस कट को वहां मारते हैं जहाँ पर एक आंख जैसी नजर आती है। आप लोग सब बागवानी का काम नहीं करते होंगे, तो पेड़ तो आपने देखे हैं जहाँ पे एक छोटा सा एक ब्रांच निकलने के लिए आंख बोलते हैं हमारे यहाँ, वाली ब्रांच उससे स्टार्ट हो हमारी सबसे एंड वाली, तो हम 3 फुट से ऊपर, 2.5 फुट से ऊपर ही ब्रांचेस लेते हैं। जिन्होंने कट नहीं मारा, अब क्या होगा कि वो ग्रोथ ऊपर करता जाएगा सीधा, उसकी साइड ब्रांचेस तब तक नहीं आएंगी जब तक आपने पहला कट साल का नहीं मारा। तो ये सेब के लिए भी है, नाशपाती के लिए भी है, खुमानी के लिए भी है, हर एक क्रॉप के लिए है।
आप लोगों को इतना काम करना है अभी कि अगर आप इस साल से भी स्टार्ट कर देंगे तो 10 साल तो आपको सिर्फ ये देखने में लग जाएगा कि हमें ये टेक्नोलॉजी अब समझ आ रही है। आप लोगों को मैं ज़्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरा विभाग जितना यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग हो सकता है उसका होगा। मैं विधायक साहब के सामने लोकल आदमी होने की वजह से और यहाँ के विधायक साहब लोकल होने की वजह से हमेशा आपके साथ रहूँगा। अपना फ़ोन नंबर शेयर कर सकता हूँ आप लोगों के साथ, कभी आप मुझे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लूँगा तो मुझे लगता है 3 दिन भी मेरे लिए कम पड़ जाएंगे। परंतु आप में से कुछ लोग अगर ये काम करना चाहते हैं सेब की बागवानी, वो अभी से तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी हमारा अगस्त का महीना है। सितंबर के आसपास हमें आपके हिसाब से वैरायटी के हिसाब से हमें मांग भी करनी पड़ेगी। हमें अपने यहाँ स्टाफ की कमी है। विधायक साहब से भी मैं जोड़ना चाहता हूँ कि यहाँ पे चंबा में एक ट्रेंड बन चुका है सर कि हमारे यहाँ जितनी भी पोस्ट की यहाँ रिप्लेसमेंट आती है उसमें 10% भी ज़्यादा होता है सर, वो भी लोग नहीं आते सर। अगर चंबा के लोग नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि ताले लग जाएंगे सर। ये अगर मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो मुझे लगता है कि फिर यहाँ डिप्टी डायरेक्टर के लिए भी कोई आवेदन नहीं करेगा सर, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक पोस्ट होती है सर। तो ये हमारे लिए बड़ी दुखद बात है। इसकी वजह कहीं ना कहीं अगर वो लोग गलत है तो हम लोग भी गलत है। हम लोगों ने उन लोगों को बुलाने का कभी तरीका नहीं अपनाया। अगर आप लोगों ने तरीका अपनाया होता, अगर आप लोग और चीज की डिमांड करते हैं, अगर आपने ये डिमांड उठाई होती कि उद्यान विभाग का भी कोई ऐसा कार्य यहाँ छोटा मोटा कार्यालय या यहाँ का जो स्टाफ है उसको भरा जाए, तो मेरे लिए एक डिप्टी डायरेक्टर के लिए 7 ब्लॉक में काम अकेले करना मुश्किल है। मैं साहब से ये भी थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ कि जहाँ 100% स्टाफ की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, स्पेशल डिस्ट्रिक्ट भी है, हम थोड़े बैकवर्ड एरियाज में भी आते हैं, तो वो 100% के बजाय हम 20% है सर। अब इसको हम बैकवर्ड आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अभी जो एचडीओ की पोस्ट हमारे ब्लॉक में होनी चाहिए मेला में, वो भी खाली है, और चंबा जो 7 वाला ब्लॉक है वो भी खाली है, किस्सा में भी खाली है। तो अगर ये एचडीओ एक जो ब्लॉक खंड विकास उद्यान अधिकारी नहीं होगा तो आप लोगों की समस्याएं कौन देखेगा। तो जैसे आप बाकी डिमांड करते हैं कभी कभार विभाग की भी की जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर उद्यान हिमाचल का कोई आने वाला टाइम में अगर कोई स्ट्रेंथनिंग का एक मेन साधन पहले भी और आगे भी रहेगा तो वो बागवानी और टूरिज्म ही रहेगा। तो टूरिज्म का पाएगा, आप मुझे फोन करेंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा। मुझे नंबर लिख लीजिए 8585939516। मैं फिर रिपीट करता हूँ 8580939516। बाकी मैं अभी जब तक यहाँ हमारा प्रोग्राम है यही हूँ, किसी को कोई समस्या हो, किसी ने कुछ पूछना हो तो वो मेरे से बातचीत कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। अब आज जो है हमारा कृषि विभाग की तरफ से मिलेट फूड फेस्टिवल भी लगाया गया है। मिलेट फूड फेस्टिवल मतलब जो हमारे पुराने अनाज थे, ये जो कोदरे की चाय पी आपने, ये कोदरा है जिसकी चाय पी, जो बहुत ही गुणकारी थी। जो पहले हमारे मतलब बुजुर्ग थे वो कोदरा, कंगनी, कौड़ी ये सब लगाते थे, जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। तो अभी भी एग्रीकल्चर विभाग में हम जो 80% सब्सिडी देते हैं, इसमें प्रमोशन ऑफ न्यूट्री सीरियल करके एक हमारी स्कीम चली हुई है। जो भी इसका बीज लेना चाहता है कंगनी, कौड़ी, कोदरा का, तो कृषि विभाग से ले सकता है, और उसमें 80% सब्सिडी पे आपको मतलब अगर उसकी जो कॉस्ट होगी वो 80% माफ, तो अपनी सेहत भी इससे ठीक रहती है। और ये बहुत ही गुणकारी है, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को तो पता है, लेकिन हमारी आने वाली जनरेशन को है वो ये चीज़ें अगर गायब हो जाएंगी तो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं एग्रीकल्चर के बारे में सर कृषि विभाग की जो हमारी स्कीमें चल रही हैं उसके बारे में बताना चाहूँगी। इसमें हमारे पास बहुत सारी स्कीमें हैं, जिसमें हम जो है हमारी मक्की, गेहूं, दालों, धान और पोषक अनाजों पे जो है उनकी यंत्रीकरण प्रोग्राम, राज्य कृषि यंत्रीकरण प्रोग्राम में जो आपकी घास काटने की मशीन है, जो आपकी मक्की थ्रेशर है, उसके ऊपर हम 50% पे अनुदान देते हैं। एक हमारी समाम स्कीम है जिसमें हम पावर वीडर, जो छोटे ट्रैक्टर करके बोलते हैं लोग, और उसके साथ हमारे जो बड़े ट्रैक्टर होते हैं उस पर भी 50% सब्सिडी दी जाती है। लेकिन इस सब्सिडी के लिए अगर आपने किसी ने घास काटने वाली मशीन लेनी है, मक्की का शैलर लेना है, अगर लेना है तकनीकी लाने के लिए अपने कृषि में, तो इसके लिए आपको लोक मित्र केंद्र में जाके ऑनलाइन आपको आवेदन करना पड़ेगा। फिर जिसने पहले आवेदन किया होगा उसका पहले नंबर आएगा, और उस हिसाब से जितना बजट होगा वो आपको 50% सब्सिडी मिलेगी।
इसके अलावा हम जिसमें आप अपनी किसी भी जगह में आप सेब लगाना चाहते हैं, आप सब्जियां लगाना चाहते हैं, आप कोई भी फसल लगाना चाहते हैं, तो वहाँ मिट्टी का नमूना देखिए आप राजपुरा में हमारी सॉइल टेस्टिंग लैब में जमा करवा सकते हैं और आप उसका मिट्टी का परीक्षण करा सकते हैं कि आपकी मिट्टी में क्या कमी है या क्या चीज़ ज़्यादा है, और आपको खाद उस हिसाब से डालनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपके जितने भी ये मैला ब्लॉक है, तो आपका मैला ब्लॉक पड़ता है, जो भी आपकी समस्याएं होगी वो मैला ब्लॉक के हमारे ज्ञानचंदी कृषि प्रसार अधिकारी हैं और हमारा ऑफिस हरदासपुरा में है। तो किसी को भी अगर कृषि विभाग से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हरदासपुरा में, राजपुरा में या मैला में जो आपके नज़दीकी कृषि विभाग है वहाँ पे आके संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर विकास कपूर जी से वो आए और यहाँ पे STSU चंबा की गतिविधियों के बारे में लोगों को अवगत। सबसे पहले तो मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि मान आदरणीय विधायक श्री नीरज नैयर जी का एक बार पुनः कृषि विभाग की तरफ से स्वागत करता हूँ। एक्चुअल में तो ये जो प्रोग्राम था उसमें डिप्टी डायरेक्टर साहब ने आना था, पर उनके फादर कुछ ज़्यादा बीमार थे तो वो नहीं आ पाए। तो मुझे ये आदेश हुआ कि कुछ स्कीम्स तो कृषि विभाग की बता दी, एक जायका और एक सॉइल कंजर्वेशन के बारे में मैं बता देता हूँ। तो सॉइल कंजर्वेशन में मुख्यतः हम सिंचाई और भू संरक्षण के ऊपर काम करते हैं। उसमें जो सिंचाई की स्कीम है उसमें कुल्लों के निर्माण के लिए पैसा आता है, टैंक सामुदायिक टैंक के ऊपर पैसा आता है, और एक आता है जी जो लोगों को समझ आए, मैं अब स्कीमों के नाम ले लूँगा तो उसमें क्या होगा कि हेड में काम वही होता है, ये सॉइल कंजर्वेशन। हाँ जी। और सामुदायिक टैंक और इंडिविजुअल टैंक, जो सामुदायिक टैंक होते हैं उसमें जो है 100% सब्सिडी होती है, और जो इंडिविजुअल टैंक है उसमें 50% सब्सिडी होती है। पर प्रॉब्लम इंडिविजुअल टैंक में बड़े सारे लोग ऐसे होते हैं सर जो कि सब्जी लगाने में इंडिविजुअली इंटरेस्टेड होते हैं। जब कम्युनिटी की बात आती है तो गांव में शायद एक ही बंदा होगा काम करने वाला, पर वो थोड़ा सा ये दुर्भाग्य है कि वो डिस्करेज इसलिए होता है कि उसको 50% सब्सिडी मिलनी है, और जो टैंक के जो फिक्स्ड रेट हैं जैसे कि 9000 क्यूबिक मीटर का टैंक है तो उसके ऊपर 21,000 रुपया सब्सिडी मिलती है। तो वो रेट बहुत साल पुराने हैं सर, जब से मैं विभाग में आया हूँ तब से यही सब्सिडी है। मतलब 2009 में मैंने विभाग ज्वाइन किया था। आजकल कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, तो आपके सामने मैं ये बात रखना चाहूँगा कि अगर उस सब्सिडी को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए ताकि जो इंडिविजुअल किसान है उसको भी फ़ायदा हो सके। 50% तो उसके हिसाब से होनी चाहिए जो कंस्ट्रक्शन, पर उसका फिक्स है ना सर रेट, कितना है उसका मैक्सिमम रेट 42,000 फिक्स किया और 21,000 से ज़्यादा सब्सिडी नहीं देनी है, हाँ ना। 9,000 क्यूबिक मीटर में ऐसे होना चाहिए आपके हिसाब से? ये सर कम से कम 30 या 35 के आसपास होना चाहिए। आज ज़्यादा होना चाहिए सर, आई थिंक 4 टाइम ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको उसमें लगेगा, अदरवाइज तो बड़ा ठीक नहीं होता। अब जैसे 20,000 क्यूबिक मीटर जिसमें 20,000 लीटर पानी आता है उसमें 36,000 रुपया सब्सिडी देते हैं, और जो 50,000 लीटर वाला है उसमें 70,000 रुपया सब्सिडी देते हैं। पर ये आज की कॉस्ट के हिसाब से देखने चाहें तो कॉस्ट डबल होनी चाहिए साथ। और सर दूसरा मैं थोड़ा सा, क्योंकि पिछले एक डेढ़ महीने पहले मैं जायका में काम कर रहा था, तो जायका में अभी पोस्टिंग नहीं हुई है, तो मुझे ये बोला गया कि आप जायका के बारे में भी बताएं। तो जायका तो का असली नाम लोग जायका के नाम से जाते हैं, इसका नाम है हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना। इसमें मेजर जो ये जापान से एडेड एक प्रोजेक्ट है, और इसमें आज की डेट में 15 स्कीमें पूरे ज़िला में फिक्स हैं। जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर चंबा हैं उसके अंडर ये सारा डिस्ट्रिक्ट आता है प्रोजेक्ट के अनुसार। तो इसमें क्या है कि टोटल 15 स्कीमें बनाने का लक्ष्य था, और वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। कुछ काम जो हैं वो अवार्ड हो चुके हैं, और कुछ काम चल भी रहे हैं, और कुछ DPRएं भी टेक्निकल अप्रूवल हो सकती है। जैसे कि आपकी जानकारी के लिए सर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि हमारी जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है चंबा, इसमें 3 स्कीमें हैं।
एक है भाव सिंचाई योजना डुल्ला, ये उदयपुर से ऊपर है। हाँ, और लोग काफ़ी इनोवेटिव काम करने वाले लोग हैं। और यहाँ पे एक कुल थी, कुल से आगे एक टैंक होता था, टैंक से आगे पाइपलाइन से सिस्टम चलता था, पर बीच में जो है थोड़ी सी लैंडस्लाइड के कारण ये स्कीम डेड हो गई थी, उनको बहुत प्रॉब्लम थी, तो इसी में ये स्कीम रिवाइव हो रही है सर। ये काम अवार्डेड है, काम चला हुआ है सर। सेकंड है भाव सिंचाई योजना तड़ग्राम, इसकी सर डीपीआर बन गई। और क्योंकि पहले वहाँ ये स्कीम जो थी जब जापान के साथ एमओयू हुआ था उसमें ही डली हुई थी, परंतु हमारी एक टेक्निकल टीम आई तो वहाँ जाने के लिए जो रास्ता था वो गुरुड़ू होता था। फिर आपके द्वारा उसका उद्घाटन हुआ तो मैंने उसको दोबारा रिवाइव किया। एक्चुअल में मैं रहता हूँ क्रिया में ना सर, तो सामने जो एरिया था वो सब सामने मुझे तड़गरा दिखता था। मैंने बोला मेरे घर के सामने स्कीम नहीं बन पा रही है, और जैसे ही उस रोड बन गया तो हमने उसको रिवाइव कर दिया, तो इस कारण ये लेट हो गई, नहीं तो इसका जल्दी बन जानी थी। अब इसका जो हमने डीपीआर बनी है सर, कोई 29.5 लाख रुपए की डीपीआर बन के टेक्निकल अप्रूवल भी हो गई है। कुछ ही वक्त में इसके जो है टेंडर फ्लोट हो जाएंगे। उसके बाद एक स्कीम और है कोलका प्रियंगल, जैसे कि डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, पहले इन्होंने ट्राई किया वहाँ पे, तो ये टैंक बनने थे शायद सर आपके ना, तो बाद में ये इसलिए पीछे हटना पड़ा कि फॉरेस्ट लैंड में तो टैंक नहीं बना सकते थे, तो कोई टैंक बनाने को इनको जगह नहीं दे रहा था। अब कोलका और प्रियंगल में क्या है कि 2 कुल्ले हैं पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड में, अब वो तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है तो काम करना आसान है। तो हमने इस स्कीम को जायका के थ्रू 27 हेक्टेयर एरिया, मतलब कि चंबा जिला में ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी स्कीम होगी जायका के अंदर, सीसीए के हिसाब से दूसरे या तीसरे नंबर पे। इसका भी डीपीआर मिल गई है, टेक्निकल अप्रूवल मिल गई है, और 84 लाख रुपए की ये डीपीआर बना है, इसके भी टेंडर अप्रूव हो जाएंगे। और मैं एक, जैसे कि हमारे लोग डिस्करेजिंग बात करते हैं, पर मैं ये बताना चाहूँगा कि इस स्कीम को जैसे कमेटी बनाने में इनको प्रॉब्लम आई, मुझे भी बहुत आई, मैं स्पष्ट बात करता हूँ सर, छुपाता नहीं हूँ। तो पहली बारी क्या हुआ कि कमेटी बनी, हमने डीपीआर बना दी, डीपीआर एक कंपनी के थ्रू बनती है, 3-3.5 लाख रुपया खर्च हो गया, तो कमेटी पीछे हट गई कि टेंडर लगेंगे, हमें काम दो। मैंने बोला काम तो आगे ठेकेदार भी आपको दे सकता है। तो क्या हुआ कि आपको शायद याद है कि नहीं, फिर आपने ही एक दिन फोन किया, हम स्कीम है पास में जो चंबा के पास पड़ती है जी, उसके अलावा 2 तीसा में है, 5 स्कीमें सलूनी में है, उसके बाद 3 जो हैं वो भटियात में है। अब मैं थोड़ा सा जायका के बारे में ये भी बता दूंगा कि इसमें क्या है, केवल क्लस्टर लोगों को पता नहीं होता है, मुझे बहुत शुरू में फ़ोन आते थे, हम उस क्लस्टर में जिस खेत को हम पानी लगाएंगे वो पूरे गांव के जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर हमने वर्क करना है, जिनकी वहाँ ज़मीनें हैं। उसमें फिर कृषि विभाग की जितनी हम स्कीमें गिनाते हैं, ड्रिप ये वो, उसी रेट पर सब कुछ मिलेगा। फर्स्ट चरण में हमने पानी पहुँचाना है, सेकंड चरण में हमने सब्जी लगवानी है, वर्क इकट्ठा चला हुआ है, तीसरे चरण में हमने उसकी मार्केटिंग का अरेंजमेंट करना है, चौथे चरण में अगर मार्केटिंग में कुछ लोग अच्छे उठ के आते हैं तो हम उसकी एक एफपीओ बना देंगे, तब ताकि कल को जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, एड खत्म हो जाए, तो वो एक ऐसी किसानों की ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि खुद ही अपनी मार्केटिंग करे। सर बड़े सारे सक्सेस स्टोरीज हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे भी मिला। मैं जैसे कि प्रोजेक्ट ने ही मुझे पिछले वर्ष जो है नासिक भेजा था, तो नासिक में जब मैं देख के आया तो एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनी, और वहाँ पे मेन थी अंगूर फसल, तो वो एक्सपोर्ट करते हैं। एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक्सपोर्ट करती है more than 50% of grapes which are exported to other countries। उसी हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पहले जो कोलका की एरिया है
यहाँ के लोगों को थोड़ा जागरूक होना चाहिए। डुल्ला वाले काम करते हैं वो सब्जी में आगे हो जाएंगे, और एक मैं तड़ग्राम वाले भी कर जाएंगे। मैं आई एम होपफुल, वो करते थे, उनको भी पानी की प्रॉब्लम। क्लस्टर में एक ग्रुप बन जाएगा जिसमें हमारे पास एक एडिक्वेट क्वांटिटी आ जाएगी मटेरियल की, जो कि या तो नियरेस्ट मंडी में या पठानकोट में या सलूनी में या अमृतसर में या जम्मू में या जलंधर में बिक सकती है। क्योंकि एक अगर हम कोलका की एनवायरनमेंट को लें तो वो सलूनी से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो ऑफ सीज़न वहाँ मटर लग सकता है, और मटर का ही क्लस्टर प्रपोज्ड है। एक 1 BPM 1 क्रॉप सेलेक्ट करने को बोला गया था। तो इसी के साथ जो है मैं थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। और मैं लोगों से भी चाहूँगा, कोलका के लोगों से चाहूँगा कि जो यहाँ प्रेजेंट हैं कि वो इस स्कीम में जुड़ें। 30% सब्जी तो वहाँ लगानी है। और आप इतने भाग्यशाली हैं कि पहली मार्केट तो चंबा ही है, चंबा में ही पठानकोट से सब्जी आ रही है सर। तो मार्केट की कमी भी नहीं है, हमें तो सब्जी लगा के करके दिखाने की जरूरत है बस। इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। बहुत सारा ठीक है, सारे वो हो गया, पर उसमें लोगों को जो है 50% जो है अपनी पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर पानी कम पड़ता है तो ड्रिप, ठीक है, या स्प्रिंकलर। उसके बाद अगर कोई ज़्यादा हाईटेक खेती में जाना चाहता है तो पॉली हाउस भी उसमें है, इसी स्कीम में है। मार्केटिंग करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हैं, ग्रेडिंग पैकिंग करने के लिए वो भी इसमें है। उसके बाद मार्केटिंग चैनल डेवलप करने के लिए भी प्रोजेक्ट जो है वर्क कर रहा है, उसके प्लान तैयार हो रहे हैं। FPO बनानी है हमने, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की इकट्ठी बनेगी। अगर इकट्ठी बन जाती है, अगर सक्सेस हो जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट का सारा माल इकट्ठा ले जाना है। उसको कैसे बचाना? सेब के लिए हेल नेट, अगर ओले पड़ते हैं तो हेल नेट अवेलेबल है, उसमें सब्सिडी आती है, कृषि विभाग में भी आती है और उद्यान विभाग में भी आती है। कितने परसेंट देंगे इन लोगों को पता है? कितने परसेंट सर्विस देती है? 50% सब्सिडी, एंटी रेट बट 80% सब्सिडी, 80% सब्सिडी है। वो भगवान लगा लेंगे सब, अब सब्सिडी के हिसाब से ही चलेंगे ना। अपना तो खुद पर मैं ये बताता हूँ कि जब आप एक सेब की फसल लगा रहे हैं, आपने उसके ऊपर 10 लाख रुपया खर्च दिया बगीचा लगाने में, ठीक है, तो जहाँ आप 1 लाख खर्चने में जो काम करने वाला किसान होगा ना, वो तो हटेगा नहीं। अगर 2 लाख का भी एंटी हेलनेट आ रहा है और उसमें आपने 40,000 रुपया देना है, तो वो आदमी जो करने वाला वो तो लगाएगा ही लगाएगा, क्योंकि सेब खत्म हो जाएगा अगर ओले पड़ गए तो। वही तो है, पर करने की इच्छा है की बात है, ये सारी करेंगे सब। अब बता रहे हो तो लोग करेंगे। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी आज के हमारे मुख्य अतिथि विधायक माननीय श्री नीरज नैयर जी से कि वे यहाँ उपस्थित सभी जनता को संबोधन करें। आगे रखो। की प्रधान अंजना जी, आपकी जटपी पंचायत की प्रधान, आसपास से आए हुए पंचायतों से हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, खासकर APMC जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके हमारे सेक्रेटरी साहब हमारे बीच हैं, और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और सरकारी तंत्र के अलग अलग हिस्से से आए हुए सारे सरकारी लोग, और NGO भी है जो मिलेट से रिलेटेड है, उनके लोग भी आज यहाँ बीच में हैं, और डिपार्टमेंट के अन्य लोग जो भी आए हैं। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ। वैसे मेरी राजनीतिक करियर की जो शुरुआत है
वो APMC से ही हुई और 2014 से या पता नहीं 2013 से 2018 तक मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी का अध्यक्ष रहा। और जब बना तो मुझे शायद पता नहीं था कि राजनीति के अंदर आऊँगा, और उसके बाद एक शौक जैसा पैदा हुआ और काफ़ी काम किए। APMC के अंदर बड़ा अच्छा माध्यम है ये लोगों के साथ जुड़ने का। और मेरी माताएं मेरी बहना इतने बैठे दी हैं, मैं तो सब लोग जो बोलना चाहता, सारे हमारे नौजवान साथी भी इतने बैठे थे सारे। मैं दिखता रहता जहाँ का मैं राजनीति अंदर आया, मेरे का घरे लोग प्रस्ताव लेके चली रहे, मेरा कच्चा रास्ता है, मेरा ये है, मेरा वो है, करी ले वो। मेरे ख्याल ठेकेदारी प्रथा है, कुछ उस अंदर पैसे भी बन दे। मेरा अपना मानना है एक चीज का कि आने वाला जड़ा युग है वो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इस तरीका दी चीज़ां कने तुसी ज्यादा पैसा कमाई सकते। जड़े ठेके लेंदे इस अंदर कमाई घटे करती है। ये जी हाँ थोड़ी मेहनत का काम है। ये तुसी स्यौ लांगे तो मैं सोचता तू शिमले वाले पासे जाइए देखो एक बारी, बंदे दे होश उड़ी जाते जाइए देखी के। जड़े स्यौ लांदे लोग क्या उन्हेरा रहन सहन है, क्या उन्हेरी गड्डियां हैं, क्या उन्हेरे ठाठ है। और हमारे लोगों जो अजे तक इन चीज़ों का शायद ज़्यादा पता नहीं है कि जो कि ग्रां के लोग इन चंबे तक भी घाटी जाते, ज़्यादा अगे नहीं जाते। तुसी शिमले साइड जाइए देखो, या रखना है तो तुसी सलूनी साइड भी जाइए देखो कि क्या लोग सब्जी अंदर किन्ने कर पैसे कमाए करते हैं। असी आज जड़ा एक कैंप है, मैं पढ़े करता थिया, इस पर लिखे था थिया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट। यानी कि एक कैंप जड़े लगते लोगों जो दसने वास्ते लगते कि भाई तुसी पुष्ट दर पुष्ट जड़ी तुसी मक्की लाए करते हैं तो मक्की अंदर आवे किन्ने कर पैसे मिली जाने। अब सरकार ने जड़ा मक्की का समर्थन मूल्य है से बधाई के 30 रुपए करी देते हैं मेरे हिसाब के ने। 30 रुपए 3000 रुपए क्विंटल, 30 रुपए किलो जड़ा है सरकार ने कितने। पर मेरा अपना मानना ये है कि जे तुसी स्यौ लांगे तुसी सब्जी लांगे तो बड़े ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। अब जायका प्रोजेक्ट की गल थी लगे थी तो कोलका पंचायत अंदर 85 लाख की लागत कने ये स्कीम जड़ी है कुल जड़ी इन्हें रिवाइव होनी। मुझे लगता है इसका बड़ा फायदा होना। मेरे ग्रां दे मेरे साथी इन कोलका दे मेरे ख्याल 3-4 मंजो लिबे करते हैं। मैं गारंटी करें तुसा जो बोली सकता आदमी वो तरक्की करता जड़ा दूरदर्शी होंदा। दो चीज़ां हिंदुस्तान अंदर आने वाले वक्त अंदर जड़ा है तुसी कभी घाटा नहीं खाई सकते। एक तो यह है जे तुम्हारे का 10,000 रुपये भी पे दे उधर भी जमीन खरीदी लियो, चाहे नाला है चाहे घार है चाहे कुछ है। जिस रफ्तार का ने हमारी आबादी बढ़े कर दी है, एक दिन ये आना कि ये जड़ा कोलके वाली सड़क है इसे भी आसे पासे जड़ी सड़क के आसे पासे जमीन है ये लखा के भाव कने बिकनी। अज तां असी शायद होने नहीं, मैं 20-25-30 साल के बाद की गल है करे करता। तो एक होगी खेती बाड़ी। जी हाँ आबादी बड़े करती है पूरे हिंदुस्तान अंदर तो सारे ने रोटी भी खानी है जीवित रहने वास्ते, फ्रूट भी खाना है। ये सोच है। मैं तो समझ दसे करता है ग्रां अंदर मौका नहीं लगता। आज मेरी माता है मेरी बहनें इतने सारी बुजुर्ग भी बैठे थे, मेहनत करते दिहाड़ी लांदे। कितनी है दिहाड़ी आजकल सरकारी? 200 250 300 के करीब नरेगा अंदर होगी तो 5-6 घंटे दिहाड़ी लांदे, 8 घंटे की होंगी पर 5 ही लांदे होंगे। तो मेरा ये मानना है कि अपनी जमीन है और पानी है। आजकल स्यौ की इन्नी वधिया वैरायटी है चले दी 2-2.5 साल अंदर क्रॉप जड़ी है वो आई जाती। मैं साव अंदर देखा अबे एक साव जी जाते मंदिर कने खेत है, मैं जो पूछा भाई ये तो अबे लाए थी मेरे दिखते 2-2.5 साल। तो इस साल जड़ा है उन्होंने मेरे ख्याल 1.5-2 लाख रुपया कमाई लेते हैं सीधे। वो करना क्या हमारे का आई के क्या लाने दंगे तो क्या लाने, इस पर जरा ध्यान दो।
200 रुपए दिहाड़ी, 300 रुपए दिहाड़ी, अब 5 घंटे लाने, फिर ही पीछे पीछे दौड़ना, प्रधाना दे पीछे दौड़ना मेरे। उसका ज्यादा समझदारी ये है कि अपना रोजगार तुसी आपू कमाई सकते। कितनी खूबसूरत इलाका है तुम्हारा। 3-4 चीजें हैं जिस अंदर इस इलाके अंदर असी बढ़िया करी सकते हैं। एक तो टूरिज्म है, एक खेती बाड़ी है, और अबे मक्की की गल करे करदा मैं, तो समझो मिंजो अबे मिंजो लगता कोई महीना पहले मिंजो एक फोन आया, बोलिया जी हिमाचल अंदर चंबे अंदर मक्की किस तरह मिली सकती मक्की। मैं लिया भाई मिंजो तो पता नहीं है, मक्की तो बड़ी होंगी इतने। बोलिया चंबे की जड़ी मक्की है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इट हैज बीन रेटेड नंबर 1। पता है आपको इस चीज का? और मेरे पास कहीं से फोन आया है, कहीं डेनमार्क से या पता नहीं कहाँ से फोन आया, और उन्होंने मुझे बोला अभी तो मैं बिजनेस करता नहीं, अभी तो मैं राजनीति अंदर आई गया, पर चंबे की जड़ी मक्की है इससे की जड़ी क्वालिटी है बड़ी अच्छी है। चलो मक्की में फिर भी ये है कि चलो इतना रेट नहीं मिल सकता, पर जे सेव तुसी उगाओगे या सब्जी उगाओगे तो मुझे लगता है बड़े अगे जड़े नहीं तुसी जा सकते। मैं सारे जो बोलना चाहता आज की जो कि मौका मिले है, सारे इतने बिठोरे हैं, सारे हमारे लोग। प्रीतो भी हंसे करता है पीछे, रिटायर हो गया गुरु, ठीक है, मेरे घरे काम करता थी, ये इन्ना कम निका होता थी, मैं भी इन्ना ही दिया था। ते वक्त वक्त की गल है। तो मैं सारे जो बोलना चाहता कि ये जड़े कैंप लाते ना, ये इस वास्ते लाते ताकि तुसी ग्रां दे जड़े हमारे लोग हैं, मेरी माता है मेरी बहना जी बैठे दी हैं, तुसी मेहनत करते मक्की लाते, जियां मक्की का टाइम होंदा तो फिर सारे पूरा दिन जड़े तुसी लाते खेतर अंदर लाते, थोड़ी डाइवर्जन करो खेती की। जियां खेत लगे दे इस अंदर ट्रायल वास्ते थोड़े जे बूटे लाई दे 2.5 साल वाले जड़े लाई के देखो, तुम्हारे जो आपू आवाज सुना 2-4 पेटियां जहाँ तुसी 3000 रुपए कने बेचनी ना, तो तुम्हारा जो आपू महसूस हो जाना नहीं तो असी क्या थी कमाई करते इन्ने टाइम। अजे भी जागरूकता जड़ी है बड़ी भारी जरूरी है इन्हां इलाके अंदर। अज इस जटकरी पंचायत अंदर, इस ग्रां अंदर, नैनी ग्रां अंदर मेरे ख्याल में कम से कम कोई 10 बारी आई बैठे, तो जटकरी पंचायत अंदर 3 बारी आए, तो तेजू ने गिने था, तो तेजू में पिछले पासे का भी आज तेजू ने स्पाका भी हलाया था माड़ा मोटा लगता है, तो आज चुप ही नहीं होए करता। ते गल ये है सारी कि कैंप तो कैंप है। अबे ये सड़क बारे गल बोली तो प्रधान जी मैं तुसें जो बोलना चाहता कि 1.5 किलोमीटर का बनाओ तुसी एम्बुलेंस रोड का। मैं पैसा जड़ा है अपने स्वयं मैं अपने पासे का दाना, जटकरी पंचायत ने हमेशा मेरा बड़ा भारी साथ देते हैं। इस पंचायत का हमेशा मुझे लीड मिली। अब बोलते उत्ते स्कूल का ये शिफ्ट कराना 25 किलोवाट का है। मेरे ध्यान अंदर मैं जहाँ भी इतने आंदा तो मुझे लिखता मैं इस जो बदलवाने की पूरी कोशिश करनी है ताकि इसी लोकेशन जड़ी है चेंज हो जाए, बच्चे बुच्चे स्कूल दे खेलते। गिन्नू राम का घर भी है कन्ने ही, उत्ते मीटिंग है कुछ गिन्नू, तो बड़े पुराने लोग इन जटकरी पंचायत कने बड़ा हमारा पुराना प्यार है हर तरीके कने। तो मैं पूरी कोशिश करनी प्रधान जी, कमी मेरे पासे का नहीं रहनी जड़ी तुम घुमाई के लेके आनी अगे। मैं इतने गल तेजू बोली के जाए करदा, पर कागज पत्तर जड़े तुसी पूरे करने, जमीन जड़ी है तुसी देनी, पैसे मैं देने। मैंने अनाउंस जे 3.5 साल अंदर नहीं बनी मेरे होंदे तो मैं तो पैसे दे देने तो पे ही रहने फ्री, ये कागज पूरे नहीं किते तुसी आपू। मैं तुझे जो बोलना चाहता एक गल, ते कने दूजी गल ये है कि ये स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रहे हैं से मैं अबे ही मैं फोन सीएमओ जो करी देना, जरा टिका टुके वाला जरा नहीं आया करता से आई जाना, मुझे पता नहीं थी इस चीज़ का, मैं करवाई देना। ते बाकी जड़े कैंप होंगे इसरा तुसी फायदा उठाओ। ये जड़े तुसी मेरी भैन इतने बैठी दी समझ आती तुम जो मिलट्स क्या होंगी, मिलट अंग्रेजी का शब्द है ना,
ये जहाँ हमारे पुराने जड़े बुजुर्ग मेरी नानी दादी जहाँ होंगे थे तो जिस जो शुगर की बीमारी होंगी ना, शुगर मिठा नहीं खाते जिस अंदर, तो जिस जो शुगर की बीमारी होंगी थी तो उस जो बोलते थे कि कोदरे की आटे की रोटियां खाया करो, सेहत वास्ते बड़ी अच्छी है। तेजू याद है रतन अंकल जो खाते थे जौ की रोटी, ठीक है। ते अवे जड़े अमरीका साई देश हैं, इंग्लैंड साई देश हैं जो बोलते बड़े विकसित हैं, ठीक है ना, से अवे ये चीज़ा तोपे करते हैं खाने वास्ते। ते असी क्या इन तोपे करते, कोल्ड ड्रिंक कोका कोला फैंटा वो छड्डे करते हैं ते असी इस पर चले करते हैं। तो जड़ा हमारा देश और मिलेट्स जड़ा है सेहत वास्ते बड़े, आटा जड़ा है ना, जड़ा छाने का आटा होंदा से सेहत वास्ते अच्छा नहीं होंदा, जड़ा मोटा आटा होंदा ना से ज्यादा अच्छा होंदा पाचन वास्ते। और दिल्ली दुल्ली सेरे रेट दूजे आटे का ज्यादा होंदे। जड़ी सब्जी बिना, जड़ी सब्जी जड़ी है बिना पेस्टिसाइड से बिना खाद दे तुसी लोग ग्रां अंदर लांदे, उसेरी कीमत 500 रुपए किलो। ते जड़ी दूजी होंदी सेव जड़े होंदे पॉलिश करी के उसेरा रेट घट है ते दूजे दा ज्यादा है। आजकल मिलदी ही नहीं ये चीज़ां। ते मैं तुसां जो दस्से करदा है इस पर जाने दी सारे ग्रां वालियां जो जरूरत है। ते बाकी बोलते बोलते तो मैं बोलते ही रहना फिर पूरा टाइम। अवे चंबे भी जाना है ते तेजू ने आज भड़ाका ज्यादा ही लाए दा, ठीक ठाक है, बंद ही नहीं है हो करता है, सारा मीटर पूरा है चले दा। ते इन्हीं शब्द करने मैं विराम लाना। प्रधान जी आपकी कोई भी दिक्कत है और टीका मैं अभी यहाँ से मैं सीएमओ को फोन करूंगा, और अगर डॉक्टर वहाँ नहीं आ रहा है तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वो अपनी रूटीनली जो है आपके यहाँ आए। और कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। स्कूल का जो है वो हमने पास करवा दिया है, वैसे कैबिनेट से वो पास होना है, तो अगले सेशन में जो है हम स्कूल चालू करवा देंगे आपका। बच्चों की स्ट्रेंथ कितनी है, कितने बच्चे हैं स्कूल अंदर 10वीं अंदर, कितने? +2 भी ताही होना जे बच्चे ठीक होंगे। हाँ वो ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ बच्चों की घटना हो तो फिर स्कूल रिजेक्ट हो जाना, क्या समझे। तो बाकी इन्हीं शब्द करने मैं विराम लेंगे। और सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो आज छुट्टी वाले दिन, आज छुट्टी थी तो मेरे का भी आज का टाइम थिया, तो छुट्टी वाले दिन सारे ने टाइम कटे, मैं सारे का धन्यवाद करना चाहता। कने फिर दोबारा जड़ा है इतने नानी तो मैं आंदे ही रहता, फिर इसके बाद मैं दिखा एक दिन थलके साइड जाना है। मैडम एक और चीज़ है से तुम्हारी कौन जी डिस्पेंसरी है 40 लाख रुपया आया था, इसे वापस चली आना बगैर से करो फाइनल कुछ बनानी है। 40 लाख रुपया आया था, मैं जहाँ नया विधायक बनया थी 2 साल होना जो लगे, जगह जुगह जड़ी करनी है फाइनल करो ताकि असी उसेरा ठेका करिए तो काम लाई रही है, वरना पता लगना 3.5 साल हो गए टाइम चली गया। तो उस पर ज़रा ध्यानपूर्वक तरीके करें, सलाह मशवरा करो और उसको फाइनल करो, जो है जगह फाइनल करो ताकि डिस्पेंसरी बन जाए, ठीक है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूंगा। जय हिंद, जय चंबा, जय जटकरी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। विधायक साहब के साथ मेरी भी रिक्वेस्ट है कि वो बिहार जो सब सेंटर की बात कर रहे थे आप, वहाँ तो ताला लगा हुआ है 5 साल से। अच्छा, वहाँ तो कोई आता नहीं जब कैंप। हाँ ये बिहार वाला ये जो है पर आपको बोल रहे हैं अभी से नहीं आया कि कभी नहीं आया? आया नहीं कभी? नहीं आया 4 साल तक। और ये जब बोल रहे ये हैं 2-3 साल हुए। जब ये कैंप रखते हैं ना बच्चों को, तो बढ़िया में जाना पड़ता है या तो जटकरी में आना पड़ता है। आप रोड की बात कर रहे थे, हम साल तक फिर इंतजार करेंगे आपका। मैंने पूछूंगा आपको कि भाई रोड साल तक नहीं पूछूंगा कि बढ़िया यहाँ तक तो पहुँच जाएगा, यहाँ तक अभी नहीं पूछूंगा, हाँ परंतु चक्कर है अगर साल के बाद फिर पूछूंगा। पूछो, आपका हक है। नंबरदार जी तो स्वर्गवास हो गए इस रोड को कहते कहते, और मेरा पता नहीं है कब तक हो जाना है। आप यहाँ तक ही जा रहे हैं? है जी? यहाँ तक जा रहे हैं? यहाँ तक तो आपने कह दिया, मैं खुश हूँ यहाँ तक। देखो मैंने 2 सेंटर है, वो पुराना है, पहले का पूरा हुआ है। एक बगैर में है और एक जटकरी में है। तो यहाँ जैसे टीका टूका लगता है, कोई आता ही नहीं है। 5 साल से कभी आया ही कोई नहीं। मुझे भी इस चीज़ का पता नहीं है, मेरे को ये लोग बता रहे हैं अभी। आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं यहाँ लोगों के बीच में बोल के जाऊँ कि अगले हफ्ते से हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार कोई बंदा यहाँ आए, तो आएगा कि नहीं आएगा?
महीने में एक बार एक बंदा, और इनको पता हो जब आए, वो कैसे सुनिश्चित करेंगे हैं? डेट लिख के उधर। अच्छा, पर एक डेट ही फिक्स कर दो ना, जब बंदा आना है, महीने में एक बार आना है, सबको पता होगा कि इस दिन को सिलोनी में गांव है। और इसका क्या है कि हमारे वहाँ पे ऐसे गांव में लोग 4-4 फसलें ले रहे हैं, और वो लोग, आप बोल रहे हो कि दूर है, उनका घर भी बहुत दूर है, लेकिन इतना दूर है उससे पहले भी है उसका उठाना पड़ता है। तो आप मतलब मेरी सभी से निवेदन है कि आप सब्जियां जितना भी लगा सकते हैं, क्योंकि इतनी हाइट पे हमारे सिलोनी के गांव है, वो इस एक साल में 4-4 फसलें ले रहे हैं, इतनी दूरी वो कैरेज करके, और बहुत पैसा कमा रहे हैं, जिससे उनकी शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। तो चंबा के इतने नज़दीक होके आपके सिर्फ मक्की है, तो आगे से जैसे भी आपको कोई भी सब्जी लगानी है तो आप एग्रीकल्चर विभाग से एक संपर्क करें, और आपकी एरिया में भी 4-4 फसलें हो सकती हैं। अब मैं अंत में आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का, और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य गण का, और यहाँ उपस्थित छुट्टी वाले दिन सभी कर्मचारी अधिकारी गण का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आप सभी लोगों का भी धन्यवाद। थैंक यू। जयकिशन जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर ना। 28 तारीख तक अगर यहाँ कोई एक्शन नहीं हुआ ना इसका, हाँ वो तो है। तेजू, मेरी गल सुनो, तेजू आंदा ना, इनको बोल दो ये भी लग जाएगा अगर पीछा करोगे तो। ठीक बोल रहे हो आप। मैं पिछली बार आया था, मैंने तब बोला था, आज तक यहाँ के एसडीओ कौन है भाई? तेजू एसडीओ कौन होता क्या है ना, जैसे मैं अगली बार आता हूँ तो अगर किसी ने मेरे को बताया नहीं तो मेरे भाई काम हो गया, कोई आया ही नहीं मुड़ के तो काम हो गया। अगर कोई आता रहेगा अगले हफ्ते फिर आएगा, नहीं हुआ अगले हफ्ते फिर कोई मेरे को बताएगा तो फिर मैं भी फोन करता रहूँगा। यही कौन है इस इलाके का? पीडब्ल्यूडी का सैगल।